हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र भारतीय इतिहास में मध्यकाल मतलब मेडिवल हिस्ट्री हम कर रहे थे। आपको पता होगा आरओ की वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर तक आ जाएगी। वैकेंसी आ गई है, बस नोटिफिकेशन वैकेंसी लगभग 181 की बात की गई है। और जो एक्चुअल में जो फॉर्म की डेट होगी वो आपको अक्टूबर में फॉर्म फिलअप करने की नोटिफिकेशन आएगी और लगभग दिसंबर के नियर अबाउट तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अब बाकी देखते हैं कब होगा, लेकिन दिसंबर तक हो जाएगा क्योंकि फॉर्म आने के लगभग 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्ज़ाम ज़रूर होता है। तो ठीक है, तो इसके लिए और जितने भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए घटना चक्र की सीरीज। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब करेंगे हम लोधी वंश के बारे में, और इससे पहले तुगलक वंश भी हो चुका है। ममलुक वंश या फिर जिसे गुलाम वंश बोलते हैं वो भी हो चुका है। तो चलिए लोधी वंश से स्टार्ट करते हैं। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। बहलोल था गाजी के नाम से भी दिल्ली के सिंहासन बैठा था। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय राय नरा नार नर सॉरी 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 राय नरसिंह और राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंदा एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली शासकों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इससे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया और पीर संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वो शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था और जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया है। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात कर समाप्त कर दिया था और 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर की योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नामतुल्ला के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो खिलजी, तुगलक, सैयद अवलदी तो लोधी वंश के थे। और दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन था? तो पहले कौन? बहलोल लोधी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी। तो ये कुछ एरिया दिया गया है, इसको बताना है इसमें किसका शासन था। तो ये बहलोल लोधी का जौनपुर का था। और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो परास्त किया था खतौली के युद्ध में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा को बसाया था सिकंदर लोधी ने। तो किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने का श्रेय दिया जाता है, राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो वह सिकंदर लोधी को दिया जाता है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वह सिकंदर लोधी ने की थी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो वह सिकंदर लोधी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया गया था। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सिकंदर लोधी। निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली का शासन किया था? किस क्रम ने दिल्ली का शासन किया था? तो वो किया था, पहले किसने किया था? पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर सैयद वंश आया था, फिर लोधी वंश आया था। इस तरह से ऑप्शन डी सही है। तो इनमें कालानुक्रम देख लीजिए।
याद कर लीजिए। इसमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो अलबन, इल्तुतमिश, कुतुब बख्त तीनों थे, अब इब्राहिम लोदी नहीं था। विजयनगर साम्राज्य पे आते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में की, जिसके पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम पड़ा। हरिहर बुक्का काम्पिली राज्य के मंत्री थे और मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया तब हरिहर बुक्का को बंदी बना लाया और उन्होंने क्या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्होंने तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर बुक्का तुगलक सेना के साथ कंपली गए और उन्होंने काम्पिली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायर से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश में लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। 1352 से 1353 में हरिहर फर्स्ट ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार संवल के नेतृत्व में तथा दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार के मुंडरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 में सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचना, पल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी बहमनी राज्य में केलगांव और गोमा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूपक का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सलू ने संगम के अंतिम शासक प्रौढ़ देव राय को पदच्युत करके 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस तुलु वंश की नींव डाली और 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 29 में सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 में तक ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वानी कवि सुशोभित करते थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। उसकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नयन ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा 14वीं शताब्दी में यरनन द्वारा पूरा किया गया था। तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रम के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राजसी एवं तांगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 1570 था, किंतु वास्तविक शासक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 में लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर वेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम था और रंग प्रथम के बाद वेकन द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासक की श्रृंखला में अंतिम वंश था। वेंकट सेकंड राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि की भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। समानता भू राजस्व की दर उपज के 1/3 से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था।
केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। विठ्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से 1529 में करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर राज्य संस्थापक थे वह थे हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? वह की थी विजयनगर राज्य की। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया? इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, तो वह है अमोघवर्ष प्रथम। तो अपनी मधुरा विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री गंगा देवी थी। और विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करी जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो वो छीना था हरिहर सेकेंड ने। तो 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 में सिंहासन बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, चित्रना, पल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल लिया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम बहमनी राज्य में बेलगांव और गोवा छीनना था। वह विष्णु के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। अगला है ये नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन लिया और सालू वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो वह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। कृष्णदेव राय के राज दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वह थे 8 तेलुगु कवि। इसमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो वह कृष्णदेव राय को। अष्टदिग्गज किस राजा संबंधित है? तो अष्टदिग्गज जो है वह संबंधित है कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? वो था तेलुगु का। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो उसने नागलपुर की स्थापना की थी। तो कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए गुट का चयन कीजिए। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की। सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये भी सही है। उसके दरबार को अल्लसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो ये गलत है, बाकी दोनों सही है। तो कृष्णदेव राय शासनकाल विजयनगर में साहित्य व क्लासिक युग कहा जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं दिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। इसकी प्रमुख रचना अमुक्त माल्यद भी थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्य में से है। एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अल्लसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचरित थी। तो विजयनगर प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो वो हुआ था कृष्णदेव राय प्रथम के काल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो कब आया था? वो देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। ठीक है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किसके शासन काल में आया था? तो वो आया था कृष्णदेव राय सेकंड के काल कृष्णदेव राय सेकंड के शासन काल। सॉरी। निकोली कोंटी कौन था? निकोली कोंटी इटली का एक यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। पुर्तगाली लेखक यूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में या जो है लेखाकार में या भविष्यवाणी। तो चारों के चारों में निपुण थी। निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? तो वह थे नन्नयन और टिक्कन। तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था तो प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो वह सक्रिय थे विजयनगर राज्यकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो वह गुजर चुके हैं कृष्णदेव राय के। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और सन 1465 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? वह हुआ था तालीकोटा का। सेम क्वेश्चन। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था।
तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। जब राजा वेडियार ने मैसूर की राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो शासक था वेकन सेकंड। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह थी भू राजस्व। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूमि की गुणवत्ता का आधार भू राजस्व की दर नियत होती थी और कारखानों के निजी स्वामी को एक औद्योगिकी कर देते थे। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार का आय का मुख्य स्रोत जो था भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 98 नामक एक अलग विभाग भू राजस्व निर्धारित हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज का 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की उपज का मात्र 100/20 अंश और मंदिरों की भूमि से लगभग 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर भी कारखानों के निजी स्वामी को एक औद्योगिक कर देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस स्थान से खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी प्रतिनिधित्व करते थे? तो वह हम्पी से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो मिलता है हम्पी से। विजयनगर किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास बुक्का प्रथम ने अपना राजदूत भेजा था। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो श्रीनाथ देवराय सेकंड के दरबार में थे। श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के देवराय सेकंड 15 जो 1422 से 46 के दरबार में थे। कोंडी वयहू की रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे और श्रृंगार नैसिदम उनकी प्रमुख कृति है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशेष अभिलक्षण थी? तो वह विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित सम संगीतमय स्वर निकालते हैं, वह कहाँ पर स्थित है? वह हम्पी में स्थित है। तो अगला है दिल्ली सल्तनत का सल्तनत प्रशासन। तो ये भी कर लेते हैं। गुलाम वंश के सुल्तानों 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया और तुगलक वंश ने 1320 से 1412 तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त शक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती है। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न थे: दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने रियासत जो थे अलाउद्दीन खिलजी थे। दीवाने अमीर कोही जो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक थे और दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक थे। और विभाग एवं उसकी कार्यविधियां निम्न है। दीवाने अर्थ सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। और दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित राजस्व विभाग था। विचारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामिक संविधान में मान्यता दी गई। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था, मुस्लिम सम्राटों की अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी व खलीफाओं ने फारस से ले ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि को भी देखभाल करता था। तुगलक काल का मुस्लिम रोहे भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया जाता था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखल कहलाता था। 10 सरेखल के ऊपर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और एक मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक के कुरान नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारित किया गया। उसने कुरान में अनुमोदित
4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज, जजिया, खुम्स एवं ज़कात। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया और सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था 1242 से 46 के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद का अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा उल मुस्तनसिर का नाम उल्लिखित था। 1226 से 42 तक खलीफा रहे। हदीस ए इस्लामिक कानून है जबकि जवाबित कराज कानून से संबंधित है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि वह अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मतलब इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना इसलिए क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। और सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग के थे? और तुर्क वर्ग के थे। और दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये जो है पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। IAS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था से नहीं है? तो वह है इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था या नहीं है, बल्कि भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक को उस भूक्षेत्र राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति और अपने सैन्य प्रशासनिक व्यय पूरे करता था और उसे इस राजस्व सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खलीसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम उल मुल्क की फारसी पुस्तक रियासतनामा में प्रसिद्ध इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो वह है परगना, सरकार और सूबा। और दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीवाने मुख्त खराज जो है अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक ये सही है। दीवाने खैरात ये भी सही है। दीवाने रियासत बलबन नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण प्रणाली था। यहाँ पर देख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक ये सही है, बाकी दीवाने मुख्तराज ये सब गलत है। तो बाकी यहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया, आप देख लीजिए। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो वे कृषि से संबंधित था। निम्नलिखित में किस शासक दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यहाँ भी मिलान करना है, तो मिलान यहाँ पर है, तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है दीवाने अर्ज सेना विभाग संबंधित था और दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों संबंधित था और दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार संबंधित था। दीवाने वजारत जो था वित्तीय मामलात से संबंधित था। तो ये जो है डी सही है। दीवाने और सेना विभाग से दीवाने धार्मिक मुद्दे संबंधित विदेशी मामलों संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का जन्मोत्सर्ग हुआ? तो तुगलक वंश है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार का समग्र संरचना थी, ये विलय था किसका? फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता था? तो वो करता है खराज, और खुम्स नहीं है, और उस्र है, और मुक्तई है। तो ठीक है, कितना लगता था? खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु एक धर्मनिरपेक्ष कर था। और
खुम्स का खुम्स तो लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट कर प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 सैनिक बाँटा जाता, 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बाँट दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया और खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद कर पर लगने वाले कर को इंगित करते थे। तो भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो चौधरी था। सर्ब कर लगाया जाता था तो सिंचाई पर लगाया जाता था। और जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध है राज्य के कानून से। और हादिस एक है, हादिस क्या? इस्लामिक कानून। ये सारे जो की पॉइंट वाले शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस और पीसीएस हो या यूपीएससी हो, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछता है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है क्या है? तो मीनिंग तो पूछता है। फवाजिल मतलब इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि है। आईएएस प्री 1998 में पूछा गया। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो दाम जीतल और रुपया टंका। तो जीतल और टंका ये सही है। अगला है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो चलाया था इल्तुतमिश ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वो था इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो वो थे चांदी और तांबा के। तो अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो वो हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह पर। तो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। ये 1242 से 58 तक खलीफा रहे और इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा उल मुस्तनसीर नाम का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 42 तक खलीफा है। तो ठीक है, इतना। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं साहित्य के बारे में। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहले ही बता दिया है। और आप जाके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। देखना क्या है, यहीं पर सारे क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कितनी बार कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे, सारे पूछे गए हैं और यहीं से रिपीटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, इसको करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।